हेलो एवरीवन, दिल दोस्ती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए मैम से बहुत ढेर सारी बात करते हैं। ये हमारे सामने पंडित शिप्रा मैम बैठी हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो मैम पहले आप अपना परिचय दीजिए मुझे। मेरा नाम पंडित शिप्रा सचदेव है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और 10 ईयर्स से प्रयागराज में काम कर रही हूँ। अभी लखनऊ में भी 6 महीने से मैंने अपना सेकंड ऑफिस खोला है। तो मैम ये जर्नी आपने बचपन से सोचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, या फिर बड़े होके आपका एम, मतलब ये कैसे चेंजेस आए? बचपन से आपका क्या एम था? एक्चुअली ये एम तो नहीं था। मैं टीचर बनना चाहती थी और टीचिंग फील्ड से ही बिलोंग करते थे। बस लाइफ की एक प्रवाह आया और इस प्रवाह की तरफ चली गई। हाँ, बचपन में मुझे शौक बहुत था हाथ देखने का। और जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th-8th में थी, तो मैं किसी का भी हाथ पकड़ के देखने लगती थी। तो मेरे जो फादर थे, उन्होंने मुझे कीरो की किताब खरीदवाई थी कि तुम ऐसे वो करती हो और पढ़ो अगर जानना चाहती हो। तो फिर पापा ने मुझे कीरो की सबसे पहली किताब खरीदाई थी और तब मैं उसको पढ़ के सबके हाथ देखती थी और प्रेडिक्ट करती थी। लेकिन उसके बाद वो शौक कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला और ज़िंदगी बाद में इसी मोड़ पे ले आई। तो मैम ये आप कब से स्टार्ट किए हैं, कितने साल हो गए? मैं 2013 से इस फील्ड में हूँ। तो इट्स मीन्स आपको 10 साल हो गए, तो आपको एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। उस गुरु का आशीर्वाद है। मैम आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज के टाइम में नई शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन मोस्टली 8 से 6 मंथ में डिवोर्स के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि लोगों की शादी अच्छी चले, मतलब लव लाइफ एक रोमांटिक हो और अच्छी हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। जी, आजकल जो कलयुग चल रहा है, इसके कारण शादियों में प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, मैच्योरिटी की प्रॉब्लम। पहले शादियां कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी निभवाते थे और बहुत सी चीज़ें होती थी कि परिवार बंधते थे। अभी तो फ़िलहाल जो युग चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। लव रिलेशनशिप और शादी बचाने के लिए एक टोटका भी कह सकते हैं या इसको उपाय कहिए, लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक उपाय बताती हूँ और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब काफ़ी लोगों को मैंने करवाया है। इसमें करना ये होता है कि मेल का पहना हुआ कपड़ा मतलब 4-5-6 घंटे वो पहना होना चाहिए और पुराना होना चाहिए, और फीमेल का पहना हुआ कपड़ा उनको जो है एक साथ मर्ज कर दे। और ये क्रिया फ्राइडे के दिन करनी है और उसके बाद उसको रक्षा सूत्र यानी जो मौली होती है उससे बांधिए। और बांधने के बाद उसमें परफ्यूम डाल के, गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी परफ्यूम डाल के उसे किसी जगह पे छुपा दीजिए। मतलब उस पर किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। फिर फ्राइडे को दोबारा उसको निकालना, उसमें परफ्यूम डालना है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो है इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और एक दूसरे की ऐसे अलग होने की टेंडेंसी खत्म होगी। अब आप मुझसे ये भी प्रश्न ज़रूर पूछिए कि ये क्यों किया जाता है? एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी कि ये किया क्यों जाता है। हाँ, क्योंकि कई लोग इसको कहते हैं कि ये टोटका है, ये ऐसे ही हाँ, है, लोगों को ये है भी प्रश्न आते हैं। तो उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताना चाहूँगी कि जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसमें हमारी एनर्जीज आती हैं। और जब वो कपड़ा पुराना होगा और कई बार पहना होगा और उस दिन भी जब हम पहनेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जीज उस कपड़े में आती है। जो भी हमारे कपड़े होते हैं उसमें एनर्जी आएंगी। तो जब हमारे पहने हुए कपड़ों को हम मर्ज करते हैं और अच्छे से उन्हें फोल्ड करके उसके ऊपर रक्षा सूत्र, जो रक्षा सूत्र होता है उसका नाम ही है रक्षा करना। तो जब आप अपने रिलेशनशिप को एक अच्छी भावना के साथ उस कपड़े को बांधेंगे और उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधेंगे और उस पर इत्र लगाएंगे, गुलाब का इत्र या कोई भी अच्छा परफ्यूम, तो वो रिश्ते को बांधेगा। क्रिया फ्राइडे को इसलिए करनी है क्योंकि जो फ्राइडे का दिन होता है वो माँ का दिन होता है और इस दिन इस तरीके की एनर्जीज जागृत होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जागृत करेगा और रिश्तों में प्रांगणता लाएगा, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और पति पत्नी या जो रिलेशनशिप का बंधन है वो बंधेगा। हाँ, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसको छुपा के करना चाहिए। अगर ये किसी की निगाह में आएगा तो ये कहीं ना कहीं विफल होने लगेगा। तो इसे छुपा के करना है, मतलब इसे बहुत अंदर एकदम छिपा के रख देना है। राइट। और फिर फ्राइडे को निकालना है, शाम के वक्त फिर उसमें इत्र लगाना है और फिर छुपा देना है। लेकिन ये रिजल्ट, लेकिन ये शाम को ही करना है, हर शाम को सूर्य डूबने के बाद करना है और अंधेरा होने के पहले, जिसे गोधूली समय कहते हैं। ये क्रिया उस समय सबसे अच्छी होती है
या अंधेरा होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं करना है। तो मैम जैसे अभी के टाइम में इस बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान है कि बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, पूरे टाइम सोशल मीडिया, इट्स मीन सबसे पहला इस टाइम इंस्टाग्राम है, रील्स स्क्रॉल करना तो उसके लिए उपाय बताइए कि पेरेंट्स बहुत सारी ये रेमेडी करें, आपके टोटके को अपनाएं कि चीज़ें आगे ये बढ़ें। टोटका नहीं है, ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। वैसे भी 2025 का साल आ रहा है, तो जो बजरंग बली होते हैं ना, वो एक डिवोशन, एक फोकस एरिया को बढ़ाते हैं। तो बच्चों के रूम में आप जो है पंचमुखी हनुमान जी का एक स्वरूप लेके आइए और उन्हें या तो बच्चों के टेबल पे रख दीजिए या जहाँ पे बच्चे बैठते हैं उसके बैक साइड पे लगा दीजिए पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप, और मंगलवार को लेके आइए उन्हें लगा दीजिए। और जो बच्चों का स्टडी टेबल है उसमें सामने जो है गणेश जी का स्वरूप लगाइए, और जो गणेश जी का स्वरूप लाएंगे वो बुधवार को लाएंगे और हनुमान जी का मंगलवार को, इसको लगाइए। सुबह शाम बच्चे अगर पढ़ रहे या डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो चाहे जब वो बच्चे कमरे में नहीं है तो हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा ये दोनों आप पर डे जो है लगाया कीजिए। बच्चे सुन रहे नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, धीमे वॉइस में आप वहाँ पे यूट्यूब, आजकल तो सबके फ़ोनों में यूट्यूब होता है, उसी में लगा दीजिए ताकि बच्चों के कमरे में वैसी एनर्जी जागृत हो। जो हनुमान आप पंचमुखी हनुमान जी लगाएंगे या जो गणेश जी लगाएंगे उसमें रोज धूप बत्ती आपका दिखाने का फर्ज है कि आप अगर बच्चे दिखाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कमरे में धूप बत्ती जरूर जलाइए। आप करिए, आप देखिए कि बच्चों का फोकस एरिया बहुत बढ़ेगा और बच्चे फोकस होके पढ़ते। तो ये कितने दिन तक करना है? ये अब आप शुरू करिए और ये करते रहिए जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। बोर्ड के बाद भी कर सकते हैं। बच्चे एक आपने स्वरूप लगाना है और धूप बत्ती, जो धूप होता है वो नेगेटिव एनर्जी हटाता है और कमरे में जैसे बच्चे आप देखेंगे बच्चे फोकस होने लगेंगे, तो हनुमान चालीसा लगाना कोई खराब चीज़ नहीं है, कमरा ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, और गणेश चालीसा लगाना भी कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये क्रिया करिए, इससे बच्चे आगे भी पढ़ाई में फोकस ही रहेगा। जैसे आज के टाइम में कंपटीशन एग्जाम आईएएस और पीसीएस के बच्चे 20-22 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत से ये उसमें भी कराइए, ये क्योंकि हनुमान जी मैं बता रही हूँ फोकस करते हैं और गणेश जी आपके फोकस को सस्टेन कराते हैं। तो ये दोनों का जब आप स्वरूप लगाएंगे मतलब तो उन्हें भी यही चीजें फॉलो, ये पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि गणेश जी और हनुमान जी को लेके चलना है। पंचमुखी हनुमान जी। जी जी। अभी जैसे करंट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत चल रहा है कि अभी मार्केट में इसकी मार्केटिंग बहुत चल रही है कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो लोग ब्लैक मैजिक की तरफ जा रहे हैं और बहुत से ऐड भी आ रहे हैं। आप ट्रेन में जाएंगी तो एक ऐड लगा रहेगा, मार्केट में देखेंगी तो ये सिर्फ एक ऐड है कि ये सच में रियल होता है? देखिए, एनर्जीज दोनों होती हैं हमारे सराउंड में, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। लेकिन ये जो तंत्र क्रिया होती है मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो तंत्र क्रिया होती है वो आप ही के, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपको ये 100 रुपये एक उसमें ज़िंदगी में ख़त्म करने हैं। ऐसे ही हमारे एक अच्छे कर्म है, वो अच्छे कर्म हमारे वो 100 रुपये हैं। अब आप उसको 2 दिन में ख़त्म कर लीजिए या उसको लाइफ लॉन्ग चलाइए। तो जो लोग इस तरीके की क्रियाएं कराते हैं तो आप अपना जो अच्छा वक्त है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जहां आपको जाना है, उसकी जगह खर्च करने की जगह आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ बढ़ते हैं और ये क्रियाएं कराते हैं। और जनरली ये क्रियाएं नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जो कर रहा है अगर वो कर सकता होता तो सबसे पहले तो खुद करके कुछ बन चुका होता, वो आपके लिए नहीं करता, पहली चीज़, ठीक। दूसरा, अगर वशीकरण इतना अच्छा होता तो सबसे पहले तो माँ बाप बच्चों के लिए करते, बाकी तो और छोड़ ही देते, क्योंकि कहते कि मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में रहे। तो ये क्रिया ऐसी है। लेकिन हाँ, जो तब भी हमारे कुछ अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, वो इन सब चीज़ों से ख़त्म होते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब जाना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में तो अभी भी ऐड चल रहा है, लोग ऐड कर रहे हैं और कुछ लोग जाते भी हैं। कलयुग है और इसमें फ्रॉड बहुत है, क्योंकि जो सच में जेन्युइनली जिनको ये क्रियाएं आती हैं, तंत्र क्रियाएं, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें आधे फ्रॉड है। आप उन सिर्फ अपना मतलब एक घर की रोजी रोटी चल अगर वो ट्रेन में और उसमें ऐड डाल रहे हैं तो सोचिए कि वो किस लेवल की है। और अगर वो ये कर पाते तो पहले खुद करके ही अपना भला। ऐसे तो मुकेश अंबानी को भी कर सकते हैं सॉरी सर, लेकिन एक वशीकरण है तो हम किसी पे कर सकते हैं भाई, वो तो फेमस है। उनके इंस्टा में लोग ये कहेंगे, फोटो, मैं ट्रेन पे जा रही थी तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि ऐड लगा था कि आप फोटो से हम वशीकरण करेंगे, आपका बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा, आपकी शादी अच्छी हो जाएगी। मेरे पास कई क्लाइंट बेचारी 1-2 लड़कियां आई थी और उन्होंने 4-5 लाख
खर्च किए थे और मैंने उनको सिंपल ये कहा, मैंने कहा अगर वशीकरण कर पाते तो सबसे पहले तो आपके माँ बाप तुम्हीं पे करते, बाकी तो सही बात है, ये तो अंबानी पे कर देते भाई उन्हीं के पास पैसे होते, ऐसे बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती। ये गलत तरीका है ये और सही नहीं इन तरीकों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी होती है क्रियाएं, मैं मना नहीं करी, लेकिन इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जिनके अंदर ये साधनाएं आती हैं वो बहुत मेडिटेशन करते हैं और वो फिर सत्कर्मों में ही खर्च करते हैं, वो फिर नेगेटिव कर्मों में कभी खर्च नहीं करते। अच्छा, मतलब सिर्फ लोगों को मार्केटिंग करना है, अपनी चीज़ों को सेल करना है, एक तरीके से कह सकते हैं बिजनेस चल रहा है ये। राइट। यस मैम, आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कोई ऐसी पूजा या मंत्र बताइए कि जिससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन अच्छा रहे। आज के टाइम में बहुत है कि ब्रेकअप हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके लिए मैं मंत्र नहीं बताऊंगी, इसके लिए डिवोशन बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर के लिए जेन्युइन रहे, अच्छी भावनाएं रखें। आजकल लड़के और लड़कियां दोनों इंटरेस्ट के लिए करते हैं, लड़कों का कुछ और इंटरेस्ट होता है, लड़कियों का इंटरेस्ट होता है कि चलो कोई है जो हमारे खर्चे उठा रहा है, या तो रिलेशनशिप में प्रगणता नहीं है, रिलेशनशिप्स में लोग जेन्युइन नहीं हैं। तो इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोग फोकस रहिए, अपने रिलेशनशिप में जेन्युइन रहिए और एक दूसरे को प्यार कीजिए, क्योंकि जहाँ पे प्यार आएगा वहीं प्रगणता आएगी और वहीं पे रिश्ते चलेंगे। रिश्तों में अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है तो भी एक दूसरे के साथ बैठिए, बात करिए और मनाइए। इसके लिए मैं कोई मंत्र नहीं बताऊंगी क्योंकि ये गलत एंगल जाएगा। नहीं तो ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप एक दूसरे से बात करिए और रिलेशनशिप में फोकस रहिए। यस मैम, लेकिन अभी तो इंस्टाग्राम में खुद स्क्रॉल करती हूँ तो बहुत सारी मैम लोग बताते भी है कि ये करिए, ये रेमेडी करिए। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, ये सारी चीजें मेंशन की बात नहीं है, जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। रिश्ते हमेशा बातचीत, ये तो है। जब किसी रिश्ते में लड़ाई हो रही है तो वहां पे प्यार है तभी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर लड़ने के बाद हम वापस आ रहे हैं तो जेन्युइन है। बाकी कुंडली के हिसाब से आप अपने पंचम हाउस को ठीक करिए, क्योंकि जो हमारा पंचम हाउस होता है वो हमारा प्यार होता है, हमारा कैरियर होता है, हमारा फोकस होता है। तो उसके लिए कुंडली विवेचन करा के अपने पंचम हाउस को ठीक करिए। और अगर कोई रिश्ता रुक रहा है तो वो जेन्युइन है, और अगर वो जा रहा है तो उसको जाने देना चाहिए, किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। प्यार में कोई चीज़ पकड़ के जबरदस्ती नहीं होती। प्यार जो है एक दूसरे पे समर्पण से ही आता है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है मैम। जैसे आपने कुंडली अभी बताया, तो कुंडली का तो लाइफ में बहुत रोल है, तो आप मुझे ये बताइए कि 2024 में कुंडली का चल ही रहा है कि कुछ कुंडली अच्छी जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी, तो इसका क्या रीज़न है कि ये होता है ऐसा कि मतलब कुंडली का लाइफ में मैटर करता है? एक्चुअली जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय आपके एक, जैसे हम जिस समय पैदा हुए उस तिथि पे, उस डेट पे, उस समय पे एक हमारी कुंडली बनी, वो हमारा व्यक्तित्व बताता है। उसमें एक लग्न कुंडली बनती है, एक चंद्र कुंडली बनती है, एक सूर्य कुंडली बनती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लग्न कुंडली होता है वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हम कैसे हैं, हम कैसे देखने में रहेंगे, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारा भाग्य कैसा रहेगा। एक चंद्र कुंडली बनती है जिसे कि राशि कहते हैं, चंद्र राशि, वो हमारी बुद्धि बताती है, हमारी सोच कैसी होगी, हम किस तरीके के व्यक्तित्व के होंगे। और एक हमारी सूर्य कुंडली बनती है जो हमारी आत्मा की होती है कि हमारी आत्मा कैसी है। इन सब का मिला जुला ही इंसान होता है जो पैदा होता है। अब उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, जो दशा अंतर्दशा चल रही होती है, उसके अनुसार इंसान का व्यक्तित्व और चीज़ें और समय कैसा आ रहा है, वो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव कहते हैं वो आते हैं। तो मतलब ये कुंडली का ही रोल होता है, मतलब जैसे 9 ग्रह होते हैं। इंसान है वो बिना कुंडली के नहीं चल सकता। इंसान क्या, जानवर की भी कुंडली बनती है, देश की कुंडली बनती है, कुंडली तो हर चीज़ की बनती है। अच्छा, तो मैम मुझे ये बताइए कि जैसे अभी बच्चे हैं और बड़े हो जाते हैं तो उनकी कुंडली में जो लिखा होता है वही होता है या फिर पूजा पाठ से चेंज हो सकता है? पूजा पाठ से चेंज होता है, आपके किए हुए कर्मों से फर्क पड़ता है। जैसे कि एक इंसान है, आपने क्या कर्म किया, आपने किस तरीके की सोच और मानसिकता अपनी ज़िंदगी में अपनाई, क्या हार्डवर्क किया, वो चीज़ें आपके भाग्य को बदलती हैं। कुंडली में जो है वो होना है, वो निश्चित है। लेकिन आपके किए हुए, क्योंकि अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम कर्म प्रधान दुनिया में आए ना, कर्म करने के लिए आए हैं। सिर्फ हमें भोग करना होता तो हम जानवर हो जाते हैं। तो मनुष्य बने तो दैट मीन्स कि कर्म योनि, और कर्म इसीलिए एक हाथ भाग्य होता है और एक हाथ जो होता है कर्म का हाथ माना जाता है।
जाता है। जी। दाहिना जो होता है कर्म होता है और बायां हाथ हमारे भाग्य का होता है। तो जो चीज़ें हमें भाग्य से मिल रही हैं वो तो हमें मिल ही रही हैं, लेकिन जो हम कर्म करके जिन चीज़ों को पा रहे हैं वो मनुष्य योनि के अनुसार है। तो जो आपको मिलना है वो भाग्य से मिलना है, और जो हम इस दुनिया में चीज़ें अपने अंदर सुधार लाके करके आते हैं वो हमारी कर्म योनि होती है। तो मैम आप मुझे ये बताइए, नज़र लगती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नज़र लग गई है? नज़र लगने के कई तरीके होते हैं। जैसे हमें खुद को नज़र लगी होती है तो पहले तो किसी की आंख देख के पता चलता है। जो हमारी आंख होते हैं तो आंख की जो आईलैशेस होती हैं आप देखिए एकदम खड़ी हो जाती है। जैसे हम मस्कारा लगाते हैं तो आंख को पलके क्या होती है, एकदम खड़ी हो जाती है ना। तो आप किसी की आंख देखिए एकदम पलके खड़ी खड़ी होंगी तो पता चल जाता है कि नज़र लगी है। दूसरा, आपके घर में कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगेंगी, हर चीज़ में हर्डल आने लगेगी। जब आप मंदिर में जोत जलाएंगे तो जोत कई बार देखिए जब हम पूजा करने लगते हैं और जोत जलाते हैं तो जोत एकदम से फटने लगती है, फट फट की आवाज़ें आने लगती हैं। तो ये भी बताता है कि आपके घर में नज़र लगी है। तो घर की नज़र जोत बताती है और घर में आने वाली रुकावटें बताती हैं। खुद की नज़र सबसे अच्छी पलकें बताती हैं। आप जब अपनी आंखों को देखेंगे तो आपकी पलकें एकदम खड़ी खड़ी होंगी, तो ये बता देती है कि आपको नज़र लगी है। तो मैम नज़र लगी है, इसका कोई उपाय भी तो होना चाहिए कि नज़र कैसे उतारें, ये सारी चीज़ें भी बता दीजिए फिर। देखिए, खुद को नज़र लगी है तो सबसे अच्छा तरीका लौंग से उतरती है नज़र। आप 7 लौंग लीजिए और 7 तो लौंग जो होगी फूल वाली होंगी। फूल वाली मतलब आप देखिएगा लौंग में बीच में एक फ्लावर छोटा सा बीज होता है, वो अगर है तो वो पूरी फूल वाली होती है। 7 लौंग लीजिए और एक दिया ले लीजिए छोटा सा, और उस दिए में देसी कपूर डालिए और 1 लौंग लीजिए, अपने माथे पे यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे उसको पिन करिए और एंटी क्लॉकवाइज उतार के वापस यहाँ पे लेके आइए और उसको जला दीजिए। फिर दूसरी लौंग लीजिए, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और यहाँ पे फाइनली टच करके उसको जलाइए। तो 7 बार आप ऐसे चक्कर करके आप जब जलाएंगे तो कई लौंग ऐसी होगी जो फट के बाहर दिए के बाहर भी गिरेगी, उसे दोबारा दिए में डाल दीजिए। जब जो ठंडी हो मतलब जब लौंग ठंडी हो जाए तो उसको ले जाके घर के बाहर कहीं पे फेंक के आ जाइए। आप देखेंगे कि इससे नज़र बहुत अच्छी उतरेगी। ये क्रिया आपने करनी है संडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इन्हीं 4 दिन ये क्रिया करनी है। तो आप हफ्ते में 2 बार करिए और आपकी नज़र। तो मैम तो ये खुद की हो गई, जैसे घर में नज़र लगी है तो कैसे करना है? घर में अगर नज़र लगी है तो आप 7 चीज़ें लीजिए। पहले लीजिए सरसों का तेल, दूसरा लीजिए 7 लाल मिर्च, तीसरा आपने सरसों पीली वाली सरसों लेनी है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, 5 लौंग लेनी है, 5 काली मिर्च लेनी है और थोड़ा सा कपूर, देसी कपूर लेना है। इन सबको एक कोई दिया बड़ा सा ले लीजिए, या धुनी आती है नज़र वो करने वाली मिट्टी की, उसमें ये सब कुछ डाल दीजिए और उसको जलाइए। सबसे पहले जब उसमें धुआं आ जाएगा तो इसे सबसे पहले अपने जो घर का मंदिर है वहाँ पे नज़र उतारिए और फिर पूरे घर में ये धुआं दिखाते हुए लास्ट में ले जाके घर के बाहर रखिए। मंदिर से इसलिए शुरू करना है क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो सबसे पहली हमारे मंदिर पर अटैक करती है। तो सबसे पहली एनर्जी मंदिर की उतारी जाती है, फिर पूरे घर में ये धुआं दिखाते हुए घर के बाहर रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे ले जाके घर के बाहर कहीं पे फेंकाइए। कई ऐसे घर हैं कि मंदिर, कभी किसी की मंदिर अंदर होती, कई बाहर होती, तो जैसे आपने कहा एनर्जी अंदर जाती है, तो क्या वो डायरेक्ट अंदर जाएगी? क्योंकि मंदिर तो अंदर है, घर तो बाहर। तो जो घर में एनर्जी लगती है वो आपका जो घर होगा, घर हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमारे शरीर है, शरीर में एनर्जी कहाँ पे है? आपकी आत्मा में है, राइट? वैसे ही जो हमारा ये घर होता है, घर में एनर्जी का है, हमारे मंदिर में है, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगी वो सबसे पहले मंदिर में ही अटैक करेगी। तो मंदिर हमेशा घर के पहले मतलब बाहर होना चाहिए या फिर अंदर कहीं भी हो? ये सबके अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं होती है, तो उसमें मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगी। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि घर का जो बताते हैं वास्तु दोष में, तो वास्तु, अब हर घर का वास्तु अलग है और कुछ घरों में ऐसी मान्यता होती है कि घर के बाहर ही किया जाता है, क्योंकि घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब खासकर आजकल फ्लैट्स हैं, तो अब आप घर के बाहर तो मंदिर कर नहीं सकते, तो कौन कहाँ रह रहा है उसके अनुसार ये चीज़ें डिपेंड करें। मैम मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट हो भी रहा है तो घर में पैसे रुकते नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि घर में लक्ष्मी रहे। हर कोई लक्ष्मी के पीछे भागना चाहिए, ये उपाय बताइए।
ये बहुत अच्छा उपाय है और इसमें जनरली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, पर ये किसी अच्छे दिन पे करिएगा। अभी जैसे मकर संक्रांति आ रही है उस दिन, या कोई अच्छा दिन देख के, और अगर उस दिन फ्राइडे पड़े तो सबसे अच्छा दिन होगा। आप एक लाल कपड़ा या एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें जो है कुछ दाने पीली सरसों के डालिए, थोड़ा सा धनिया डालिए, साबुत खड़ा धनिया डालिए, 5 आप उसमें गोमती चक्र डालिए, 5 कौड़ियाँ डालिए और एक सिक्का लीजिए। और सिक्का चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी सिक्का ले लीजिए और उसको गणेश जी और माँ लक्ष्मी के चरणों में वो पोटली को रख दिए और उसमें एक हल्दी की गांठ अवश्य डालिएगा। उसको आप जो है माँ के चरणों में और गणेश जी के चरणों में रख दीजिए, पूरा दिन वहाँ रखे रहने दीजिए। और उस समय अगर आप बैठ के ओम गण गणपते नमः का जाप करिए और साथ में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि माता रानी आप इसमें समाहित होइए और हमारे घर में बरकत दीजिए। ऐसा करके आप वो पोटली को वहाँ रहने दीजिए और अगले दिन उसे उठा के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कि माँ की बरकत आएगी और धीरे धीरे धन रुकने लगेगा और फाइनेंस अच्छे होंगे। तो ये कब तक रखना है, मतलब ये आप साल भर रख सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में तो ग्रो करता है, फिर एट द पॉइंट पे ऐसा होता है कि वो नीचे फिर लॉस पे आने लगते हैं, तो इसके लिए क्या? लिए आप एक और रेमेडी कर सकते हैं। जो आपके ऑफिस का नॉर्थ एरिया है वहाँ पे एक छोटा सा तांबे का कलश ले लीजिए, छोटा सा भी ले सकते हैं, कई उसके आते हैं। उसमें जो है कुछ कॉइन्स डाल दीजिए और एक उसमें छुपा के नीचे हल्दी की गांठ डाल दीजिए और बाकी उसे कॉइन से, कोई भी सिक्के हो उससे आप ढक दीजिए और उसके ऊपर एक लाल कपड़े से उसे बांध के नॉर्थ एरिया में उसे छुपा के रख दीजिए कि कोई किसी की निगाह ना पड़े। आप देखेंगे धीरे धीरे पैसा जमने लगेगा। पर ये क्रिया फ्राइडे को करिए। फ्राइडे को करना है, ऑफिस में ही रखना है? हाँ, ऑफिस में पर छुपा के कि लोगों की निगाह, क्योंकि जब हम कुछ इस तरीके की क्रियाएं करते हैं तो उस पर निगाह पड़ने से टोक आने लगती है और वो चीज़ उल्टा इम्पैक्ट डालने लगती है। जी, ये तो मेरे काम भी आएगा, मैं भी अपने ऑफिस में रखूंगी। तो मैम जैसे अभी 2025 आने वाला है, तो ऐसा कौन सा महीना होगा जो बिजनेस लोग स्टार्ट करेंगे? न्यू ईयर आ रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि भाई हम बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें? इसके लिए तो दिन देखने चाहिए, लेकिन अभी जैसे मैं राशिफल कर रही हूँ तो इस समय मार्च से लेके मई तक में 4 प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है। एक बृहस्पति मूव कर रहा है, शनि मूव कर रहे हैं और इसके अलावा राहु केतु का मूवमेंट हो रहा है। तो इसके कारण मई के बाद से कोई भी कार्य करने बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लग्न पे इस बार इम्पैक्ट पड़ेगा और मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी खासकर गोचर में मंगल भी वक्री चल रहे हैं, नीच के होके वक्री हैं, तो अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बाकी उसके लिए आपको अपनी पत्रिका दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार आपकी पत्रिका में वो टाइम सही नहीं होता, तो जन्म पत्रिका पे तो विचार करना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप मुझसे गोचर के प्रेडिक्शन के बारे में पूछे तो गोचर के अनुसार आपको जून जुलाई के बाद से ही कोई कार्य करना बेहतर होगा, बाकी अच्छे दिन देख लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि राशि पे डिपेंड है, तो इस साल किसकी राशि अच्छी जाएगी 2025 में? क्योंकि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मंगल का ग्रह कहा गया है। अगर मैं बात करूं तो ये साल अभी जो 2024 गया है ये शनि का साल गया है और 2025 मंगल का आ रहा है। शनि कर्म प्रधान साल होता है। इस साल आपने जैसे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट मंगल देव देंगे। तो जिन लोगों ने इस बार बहुत ख़राब काम किए हैं तो शनि देव जो है तो शांत रहे, चीज़ें थोड़ी बहुत ही की, लेकिन मंगल इस बार रिजल्ट देने वाला है। तो पहला तो आपके कर्मों के अनुसार इस साल आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, अगर मैं राशियों की बात करती हूँ तो कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा माइनस जाएगा और कुछ के लिए थोड़ा प्लस जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्च से लेके मई तक जो है काफ़ी प्लैनेट्स मूवमेंट हो रहे हैं और मेजर मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो इसके अनुसार साल थोड़ा प्लस माइनस सारी ही राशियों के लिए जाएगा, लेकिन उसमें मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाता, वृश्चिक राशि, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे की अगर मैं बात करती हूँ
तो कन्या राशि के लिए ये साल अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, तुला के लिए अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, मीन के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन राशियों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी के लिए बैलेंस रहेगा, प्लस माइनस सबके साथ रहेगा। ये तो कर्म पे, जैसे आपने कहा कर्म पे डिपेंड है, तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसा फल तो हमेशा मिलता ही और है। हम जितनी मेहनत करेंगे तो उतनी मेहनत मिलेगी। कभी कभी कुछ चांसेस होते हैं कि अप्स एंड डाउन बाकी इसके लिए मैं कह रही हूँ जन्म पत्रिका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आपकी कुंडली में अच्छा समय चल रहा है, तो अगर इस समय हम राशि में कह रहे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा, तो वो गोचर का हुआ, लेकिन कुंडली का इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा ना। तो हर व्यक्ति का अलग है। अब ऐसे कहिए तो सारे मीन वालों के लिए अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ मीन वालों के लिए खराब भी जाएगा। अब वो तो कर्म पे है, कर्म पे है, और उनकी जन्म पत्रिका कहा जाएगी, वो भी तो वो भी। और जैसे आपने कहा कि 2024 में जैसा किए वैसा फल तो इस साल आपको मिलेगा, क्योंकि शनि का फल मंगल देव जरूर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने अच्छे काम किए वो सिक्योर है, उनके लिए खराब नहीं। जिन्होंने गलत किया उनके वही बात भुगतने के लिए एकदम तैयार रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग तो करके सोच रहे बैठे बस मेरा अच्छा हो हाँ, क्योंकि लोग पिछले साल डरे हुए थे कि शनि का साल है, शनि का साल है, जी, खराब जाएगा। लेकिन शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, फल देने के लिए मंगल देव आ गए। मैम मुझे आप ये बताइए, 2024 तो जा चुका है, अब 2025 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा मूलांक है, कौन कौन से मूलांक है जिनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और जिनके लिए थोड़ा सा डर वाला है? बता रही हूँ। 1 नंबर मूलांक के लिए प्लस माइनस जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 नंबर के लिए थोड़ा सा खतरनाक जाएगा। 3 नंबर के लिए एवरेज जाएगा। 4 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर अपने आप पे कंट्रोल रखने की भी ज़रूरत है। 5 फलों के लिए एवरेज जाएगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है और सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। 6 नंबर के लिए अल्टीमेट ईयर है और बहुत ग्रोथ होगी। 7 नंबर के लिए एवरेज से अच्छा जाएगा। 8 नंबर के लिए अल्टीमेट जाने वाला है, मतलब बहुत अच्छा, और ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और पैसा बहुत कमाने वाले हैं। बस दिमाग का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ गलत रास्ते ना पकड़ें। 9 नंबर के लिए थोड़ा सा खतरनाक जाएगा। अच्छा, कह तो रहे मंगल का ही ग्रह। हाँ, तो मंगल का ईयर है, लेकिन अभी शुरू में मंगल वक्रीय चल रहे हैं और नीच के होके बैठे हैं। और मंगल प्रधान राशियों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्क के लिए नहीं अच्छा, वृश्चिक के लिए नहीं अच्छे, मेष के लिए, तो 9 नंबर मंगल प्रधान राशियों के लिए यह साल थोड़ा सा प्लस माइनस ज़्यादा। और खासकर शनि का और राहु का मूवमेंट भी इस बार रोल प्ले कर रहा है, तो 9 नंबर के लिए थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। मतलब सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक 2 नंबर के लिए है। प्लस माइनस जाएगा, बाकी का ना बहुत कुछ रोल प्ले करेगा। आपकी कुंडली रोल प्ले करेगी, आपकी राशि रोल प्ले करेगी, तो सिर्फ एक मूल्यांक के अनुसार नहीं कर सकते, पर जो दिख रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा है। मैम जैसे बहुत से ऐसे कपल है कि रील की दुनिया में तो परफेक्ट कपल दिखते हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ में आते हैं, बात करते हैं एक कमरे में, तो दोनों बहुत फाइट करते हैं। तो ऐसा क्या करे कि, या उस रूम की एनर्जी में कोई ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ ऐसे उपाय बताइए कि जिससे चीज़ें अच्छी बैलेंस चले 2 कपल्स के बीच में, क्योंकि रील्स में तो परफेक्ट दिखते हैं। हाँ, ऐसा होता है, खासकर मुझे लगता है मियाँ बीवी की लड़ाई सबसे ज़्यादा बेडरूम में होती है, तो बेडरूम को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैं सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के बेडरूम को ही ठीक कराती हूँ। तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जो आजकल हम लोग बेड बनवाते हैं, वो जनरली हम लोग बॉक्स वाले सब लोग बनवाने लग गए हैं, क्योंकि भाई स्टोरेज का सबके पास इशू आता है। तो जो हम बेड बनवाते हैं और स्टोरेज उसमें करते हैं, तो आप स्टोर क्या कर रहे हो? पहले तो आप अपना बेड चेक करिए, क्या बेड के अंदर आपने बर्तन, कुछ चाकू या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी। अगर आप उसमें स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ उसमें वुलन स्टोर कर सकते हैं, या कपड़े स्टोर करिए, गद्दे स्टोर, मतलब इस तरीके की चीज़ें। और उन्हें भी टाइम टू टाइम निकाल के धूप दिखाइए, क्योंकि क्या है, उसी बेड पे आप सो रहे हो तो नीचे से कैसी एनर्जी निकल रही है, तो अगर उसमें धारदार चीज़ें हैं, बर्तन हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो वो वैसी एनर्जी क्रिएट करने लगेगा। तो पहले तो अपना बेड ठीक करिए, और बेड के नीचे जो सामान रखिए उसे 2 से 3 महीने में बाहर ज़रूर निकालिए, धूप दिखाइए और फिर वापस रखिए, ताकि वो कोई डंप एनर्जी वहाँ पे क्रिएट ना हो। जो आप गद्दा लेते हो, वो गद्दा भी कोशिश कीजिए कि पूरा एक हो,
कट ना बीच में हो। तीसरा, आप जो बेडरूम का कलर होता है, बाकी तो आपकी कुंडली के अनुसार होता है, परंतु आप जो बेडरूम का कलर है वो जनरली क्रीम है, ऑफ वाइट है, लाइट कलर्स, सूदिंग कलर्स, मतलब डार्क कलर नहीं होने चाहिए। डार्क कलर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली सूदिंग कलर जो एक जनरल मैं सबके लिए रेमेडी बता सकती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। तो आप सूदिंग कलर, क्रीम, ऑफ वाइट, इस तरीके के कलर्स रखिए, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस मेंटेन करता है। तीसरा, कमरे में लोबान ज़रूर जलाया कीजिए। रात के वक्त जब आप कमरे में जाइए तो थोड़ा सा लोबान जलाइए, तो कमरे में जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो कम होने लगेगी। तीसरा, कपूर के टुकड़े जगह 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 थोड़ी दूर पे रख दिया कीजिए, और अगर वो कपूर मेल्ट नहीं हो, वैसे देसी कपूर अच्छा होता है तो देसी कपूर रखिए, लेकिन अगर आप देसी कपूर नहीं रख रहे, नॉर्मल कपूर रख रहे हैं, तो देखिए वो मेल्ट हो रहा है कि मेल्ट नहीं हो रहा, तो उसको 2 दिन के बाद आप बाहर फेंक दीजिए और नया कपूर रखिए। चौथा, आप सेंधा नमक की ढेलियाँ, मतलब पूरा जो खड़ा नमक होता है, सेंधा नमक आप जगह जगह पे रख दीजिए और कांच के बाउल में रखिएगा, और उसे 2-3 दिन में एक बार वॉश करके, मतलब बहते पानी से धो के, टैप वाटर से धो के धूप दिखाइए और वापस रखिए। तो आप ये 2-3 क्रिया करिए, इससे मुझे लगता है कि कमरा आपका बेटर होने लगेगा। और कुछ एसेंस, मतलब सुगंध ज़रूर डाला कीजिए, परफ्यूम्स है या रूम फ्रेशनर है, लेकिन जो बहुत अच्छी स्मेल देते हो, सॉफ्ट स्मेल वाले, इस तरीके की चीज़ें आप कह सकती हैं कि लाइट कलर होना ही सब कुछ है। लाइट कलर, और बेड के अंदर कुछ खराब चीज़ नहीं रहना, और जो है उसे कुछ दिनों में धूप दिखाएं, क्योंकि जो भी डैम्प एनर्जीज होगी वो नेगेटिविटी देगी। और कमरे में मिरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कमरे में मिरर नहीं होना चाहिए। अगर मिरर है, मतलब मिरर है तो वो बेड पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी जगह पे मिरर लगाते हैं, ठीक है, मिरर में जब हम इमेज देखते हैं तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। आप देखिए, एक मिरर के बाद आप देखिए तो कई चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो जब आप बेड पे आप वो करते हैं तो मल्टीपल रिलेशन की तरफ वो लेके जाता है। तो अगर आपने कमरे में शीशा है और ऐसा है कि आप नहीं बदल सकते तो उसको कवर कर दिया कीजिए रात के वक्त, कि बेड को वो मल्टीप्लाई ना करे। ओके, तो उसके पीछे रीज़न है, इसीलिए कमरे में शीशे को मना किया जाता है। जी, जैसे आपने बताया कि धूप का बहुत रोल है, कि जैसे हम कपड़े धुलते हैं तो दिन में सुखाते रात में, तो इसका भी कोई रोल है? हाँ, धूप से, क्योंकि सन जो होता है सबसे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है। जब जहाँ पे नेगेटिविटी आती है, जैसे आप देखिए कि 3-4 दिन अभी कोहरा रहेगा तो क्या होगा, सूरज नहीं निकलेगा, तो धीरे धीरे डल लगने लगेगा, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, और वही सूर्य जब निकलने लगता है तो पॉजिटिव सा लगने लगता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया, भाई जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वो भी कैसे, सूर्य की रोशनी से बनता है, तो सूर्य की रोशनी हर चीज़ को जागृति देती है, ग्रोथ देती है। तो लेकिन एक्सट्रीम भी होती है तो नेगेटिविटी देने लगती है, फिर भस्म करने लगती है, लेकिन सूर्य की जो क्रिया होती है वो चीज़ों को ग्रो देती है। तो कमरे में सूर्य की किरणें आना बहुत ज़रूरी है, और वो आपकी कमरे की नेगेटिव एनर्जी को हटाती है। तो दिन में कमरा खोलना, मतलब सनलाइट का आना, इसके अलावा धूप का आना और हवा का आना कमरे से नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं। मतलब कपल से कमरे मोस्टली यही कोशिश करे लोग कि धूप आनी चाहिए, थोड़ी सी भी है लेकिन आनी चाहिए। और कमरा दिन में थोड़ी देर खुलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ कर्टन करके रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर कमरे को खुलना जरूर चाहिए। मतलब जैसे कुछ कपल्स है ना कि घर यहाँ भी है वहाँ भी, तो वो लॉक करके चले जाते हैं, तो वहाँ तो धूप जाती ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसे कपल्स हैं, या हमारे कई बार 1 या 2 घर होते हैं, तो जब आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब आप घर से जाइए 5 दिन 10 दिन के लिए, या कभी कभी हम ट्रैवल के लिए भी जाते हैं, तो कमरे में ज़मीन पे, फ्लोर पे एक बाउल में पानी रख के जाइए और एक बाउल में नमक रख के जाइए। जब आप वापस आइए तो वो पानी और जो नमक है उसको सिंक में फेंक दीजिए, या घर के बाहर जाके भी फेंक सकते हैं, नहीं तो सिंक में फेंक के उसको डिस्पोज कर दीजिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो उस पात्र में आएगी, तो आपका कमरा पॉजिटिव, मतलब सेफ है, पॉजिटिव है। मैम, जैसे बहुत लोग, मैंने रील्स में भी देखा है, रील्स में देखा है तो वही बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ है या इत्र, ऐसी कौन कौन सी जगह पे लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? ये मैंने इंस्टा में देखा कि आप हाथ पे लगा लो, ये आपका शुक्र है, राइट, ये यहाँ पे मैंने देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये जानना है कि ऐसा होता है, रियल है? जो परफ्यूम होता है या इत्र जो होता है
वो शुक्र को बढ़ाता है। आजकल सबको हो गया कि हमें शुक्र को ठीक करना है, शुक्र को ठीक करना है। अब उनको ये नहीं पता कि शुक्र के साइड इफेक्ट क्या है, तो सब लोग शुक्र को ठीक करने में लग गए हैं, राहु को ठीक करने में लग गए हैं। क्योंकि मैं भी जब भी रील स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें जनरली यही आता है कि शुक्र ठीक करिए, राहु ठीक करिए। राहु आपके लिए ठीक है नहीं है, शुक्र आपके लिए ठीक है कि नहीं, ये बिना जाने सब लोग शुक्र ठीक कर रहे हैं। और शुक्र के साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ होता है, तो वो बढ़ रहा है, तो लोग उसके ऊपर बात नहीं करते। फिलहाल अगर आप बात करें कि परफ्यूम कहाँ लगाना अच्छा होता है और धन की प्राप्ति होती है, ये जो हमारा ये वाला जो प्लान होता है, ये भाव शुक्र का होता है। तो अगर आप किस लग्न के हैं और उस पर ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है, परंतु आप यहाँ लगाएंगे तो नेचुरली आपका शुक्र अच्छा होगा। और अब वो क्या साइड इफेक्ट देगा वो कुंडली जब आप पर्सनल बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करता है। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ये आपके शुक्र प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है। या था में आप रिंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि मैं रील्स पे देख रही हूँ आप यहाँ इत्र लगा, एग्जैक्टली मतलब सबने यही बताया कि इत्र लगाने से आपका शुक्र अच्छा होगा। आपको शुक्र, अगर आपको बताएं, जो शुक्राचार्य थे वो दैत्यों के गुरु थे और जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो आजकल सब दैत्यों के गुरु को बढ़ाने में चल रहे हैं क्योंकि कलयुग बढ़ गया है, तो उनका संचार ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हर समय यहाँ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, फ्राइडे के फ्राइडे आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लग्न पता होना चाहिए। किन लग्नों के लिए अच्छा होता है ये मैं बताती हूँ। मैं राशि की बात नहीं करी, मैं लग्न की बात कर रही हूँ। वृषभ लग्न के लिए अच्छा है, मिथुन लग्न के लिए अच्छा है, कन्या लग्न के लिए अच्छा है, तुला लग्न के लिए अच्छा है, मकर और कुंभ लग्न के जातकों के लिए यहाँ पे इत्र लगाना अच्छा होगा। बाकी आपका शुक्र कहाँ बैठा है ये भी रोल प्ले करेगा। द्वादश भाव में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, तो वो नेगेटिव साइड का इम्पैक्ट भी देगा। तो उसके लिए कुंडली विवेचन अवश्य कराइए, ऐसे ही मत लगाइए। लेकिन हाँ, इन लग्नों के लिए परफ्यूम लगाना अच्छा है, इत्र लगाना अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़रूर आने वाले हैं। तो शुक्र में मेकअप भी तो आता है, तो लड़कियों के लिए मेकअप करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली में अगर आपको अपना शुक्र ठीक करना है, जो कि कोई भी ड्रॉबैक नहीं देता, आप अपनी जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं या वाइफ है या मदर है, आप उनको, या कोई भी राह चलती कोई लेडी है, उसको आप सफ़ेद मिठाई खिलाइए या परफ्यूम या कोई भी मतलब कॉस्मेटिक आइटम दे दी, ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। या और सबसे अच्छा है कि आप माँ के मंदिर जाइए, माँ के मंदिर में माँ को इत्र चढ़ा के आइए। हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? सबसे अच्छा है कि, और देखिए, जब भगवान आपको आशीर्वाद देगा उससे बड़ा आशीर्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो फ्राइडे के दिन शाम के वक्त आप मंदिर जाइए, माता के मंदिर जाइए। इत्र की छोटी शीशी आती है, 5-7 रुपए की आती है, वो शीशी लेके जाइए, माँ के चरणों में इत्र चढ़ाइए। जो शीशी में इत्र बचे वो वहीं पे खुली छोड़ के आप आ जाइए, वापस लेके नहीं आना है। करके प्रणाम करके आइए, अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ये सब करने से बेटर है। और मेकअप तो करना चाहिए लड़कियों को। हाँ, माँ को आप दीजिए ना। जब भी आप देखिए कोई भी सुहाग का की पूजा की जाती है तो क्या करते हैं, सुहाग पिटारा आप माँ को देते हो। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके इस समय काम नहीं अच्छे बन रहे हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं आ रहा, तो फ्राइडे के दिन जाइए, सुहाग का सामान लेके माँ को चढ़ा के आइए, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। माँ को चुन्नी चढ़ाइए, माँ को वस्त्र पहनाइए। अगर आपने माँ को वस्त्र पहनाया तो माँ तो आपके वस्त्रों का भंडार लगाएगी। आप जितना दोगे उससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा रिजल्ट भगवान हमें देंगे। भाई आप ऐसे सोचो कि आप अपनी मदर, आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो। इस दुनिया में हर इंसान अपनी माँ को प्यार करता है। आप अपनी माँ को जरा सा एक खाना, कुछ भी आप लड्डू ही खा रहे हो और आप अपनी माँ को जरा सा पहले खिला दो, मम्मी आप खा लो, तो कितना उनका दिल खुश हो जाता है। या आपने जब अपनी पहली तनख्वाह या तनख्वाह ला के आप अपनी माँ को देते हो तो वो कितनी खुश होती है। तो वही चीज़ हम जब भगवान को कर देंगे और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेरेंट्स हमें उससे डबल देते हैं, राइट। तो हम जब भगवान को देंगे तो भगवान तो उससे 10 गुना ज्यादा हमें देगा ही देगा। और पर निश्चल भाव से करिए, सब इच्छा पूर्ति के करेंगे तो कोई नहीं होता। कि कहते ना कि मांगो तो फिर मांगने से कोई चीजें मिलती, कोई चीजें, क्योंकि कोई भी है, अब मैं ही हूँ, मेरा बेटा अगर मुझसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है वो उसके लिए गलत है,
तो मैं नहीं दूंगी, चाहे वो मुझसे जितनी जिद करे। वैसे ही जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं, वो हमारा आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी तो वो हमें कभी नहीं देंगे, और वही चीज़ सही होगी तो वो ज़रूर देंगे। तभी वो कुछ चीज़ें देते हैं और नहीं, और हम बहुत जिद करते हैं तो दे देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो भगवान के पास हमेशा समर्पण भाव से जाना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है वो दीजिए, मेरी ये इच्छा है। हमेशा हम जो भगवान से मांगते हैं, अपने गुरु से मांगते हैं, हमेशा ऐसे मांगना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है, मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ज़रूर दीजिए, नहीं अच्छा है तो इसे हटा दीजिए, या मेरे मन से वैसे भाव ख़त्म करिए। जब आप समर्पण भाव से किसी गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में समर्पण करेंगे तो आपके लिए जो अच्छा होगा वो ज़रूर मिलेगा, और जो नहीं होगा उसके लिए वो आपको भाव से ही विमुक्त कर देंगे। तो हमेशा भगवान के पास इस भाव से ही जाना चाहिए। लोगों को चाह नहीं होनी चाहिए कि हमें ये एक इच्छा लेके नहीं जाना चाहिए। इच्छा है तो बोलिए ना, अपने माँ बाप को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आप अवश्य बोलिए, मेरी ये इच्छा है कि मुझे ये मिले, अच्छा है तो दीजिए, नहीं अच्छा है तो मेरे मन से वो भाव ही खत्म करिए। आप उनको पूरा तो बोलिए, वो आपको जरूर, अगर आपके लिए अच्छा होगा तो जरूर देंगे, नहीं है तो भाव खत्म ही करेंगे। भाव खत्म कर देंगे। मैम जैसे कुछ लोग व्रत रहते हैं, संडे भी रह लेते हैं, मंडे भी रह लेते हैं, थर्सडे भी रह लेते हैं, फ्राइडे, तो लेकिन कहा जाता है कि आप एक ही इष्ट देव को मानिए, तो क्या मतलब रहना चाहिए या नहीं? देखिए, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगी। कभी किसी ने पूछा होगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, या कई बार हमारी सेल्फ जागृति होती है कि हमें रखना चाहिए। जो व्रत होना चाहिए, वैसे हमारे पंचम हाउस के जो इष्ट, हमारे इष्ट कौन होते हैं ये पहले मैं क्लियर कर दूं। एक होते हैं हमारे लग्न के, तो लग्न के स्वामी, जब हमारी हेल्थ इशू होते हैं तो हमें लग्न स्वामी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में कैरियर, ग्रोथ, फाइनेंस, पढ़ाई लिखाई, तो हमें अपने पंचम हाउस, तो जनरली जो पूजा अर्चना करनी चाहिए वो हमें अपने पंचम हाउस की इष्ट की करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी हमारी सेल्फ जागृति होती है कि हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इस समय इनका ध्यान करना चाहिए। तो अगर इस तरीके की कोई इच्छा आ रही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली कौन किस इच्छा से कर रहा है वो मैटर करता है। बाकी हर इंसान की एक आत्मा जो होती है वो उसको डिफाइन करती है कि हाँ, हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, हमारा मन यहाँ लग रहा है। बाकी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके भी जान सकते हैं कि किसकी पूजा अर्चना करके हमें प्रॉपर फल प्राप्त हो। वो राशि के और लग्न, वो लग्न के अनुसार होता है, लग्न के अकॉर्डिंग ही। जी, तो मैम जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई जो बहुत लोगों को काम आएगी, तो आप तक कांटेक्ट कैसे करेंगे? मतलब कोई कांटेक्ट नंबर या आपकी आईडी आप मुझे वो हाँ, सारी आप मेरा जो ऑफिस है मेडिकल क्रॉसिंग के पास, केपी कम्युनिटी के बगल में है, पंडित शिप्रा सचदेव के नाम से वहाँ पे ऑफिस है। फ़ोन नंबर मेरा 9792777706 है। इसके अलावा अगर आप लखनऊ में मिलना चाहते हैं तो मैं लखनऊ में विश्वास खंड गोमती नगर में अवेलेबल रहती हूँ, तो कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टा, फेसबुक सब जगह पे हूँ, पंडित शिप्रा सचदेव, PT.SHIPRAA सचदेव के नाम से आपको मिल जाऊंगी, आप सर्च कर सकते हैं। मैम जाते जाते कुछ कहेंगी कुछ लोगों को 2025 के लिए बता दीजिए अभी। हाँ, मैं 2025 के लिए एक उपाय ज़रूर बताना चाहूँगी, और ये उपाय आप 1 तारीख से लेके 7 तारीख के अंदर अवश्य कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि जैसे आप सबको अब तक तो पता चल चुका है कि मंगल का साल है, ये जी इतना ही इसमें हो चुका है जी। तो ये मंगल का साल है। एक उपाय करिए जो अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें करना यह है कि ईंट एक खरीदिए, लाल वाली ईंट जो पुरानी बेसिक ईंट होती है, एक ईंट खरीदिए और उसे मंदिर में जाके दान कराइए या मंदिर के प्रांगण में जाके रखाइए। 1 ईंट भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ईंट लेके उसको आप मंदिर में रखाइए, और हनुमान जी का मंदिर होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये उपाय बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक और नियम आप इस पूरे साल करिए, किसी की कुंडली कैसे हो, गोचर जैसा मर्जी हो, ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। हर महीने आप 11 हनुमान चालीसा लीजिए और वो चालीसा पे एक रक्षा सूत्र, जैसे कि मौली कहते हैं, उसे बांध के किसी भी मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाके आप दान कराइए।
आप देखिए मंगल का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मंगल देव अगर आपको कष्ट भी देने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये 2 नियम ज़रूर करिए और चाहेगा तो ऊपर वाला तो 2025 बहुत अच्छा आप सबके लिए जाएगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, इतना बिजी शेड्यूल। बहुत अच्छा थैंक यू, लगा मुझे आपसे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं।